अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने पेश खिदमत कर रहा हूँ मिस्टर मुस्तफ़ा अरशद को। वैसे तो ये बड़े मम्मी डैडी से और बर्गर फैमिली से बिलोंग करते हैं। सॉरी टू से दैट, आई थिंक इट्स नॉट ऑफेंसिव, लेकिन आज इन्होंने जो पोजीशन हासिल की है उसके अंदर फैमिली बैकग्राउंड से ज़्यादा इनकी अपनी मेहनत और इनकी अपनी काविश है जो आज ये हमसे शेयर भी करेंगे। वैसे तो उनको मॉडल होना चाहिए था और आई एम 100% श्योर कि मॉडलिंग में भी बड़े कामयाब होते, लेकिन एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर भी ये बहुत कामयाब है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की और जो हमारी यूथ और यंग जनरेशन हैं उनको ये क्या मशवरे देने चाहिए। थैंक यू वेरी मच मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, मुझे इधर बुलाने के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा हमारे दोस्तों से शेयर करें आप। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, तो स्कूलिंग मेरी एक ब्रिटिश करिकुलम के ऊपर हुई थी। ONA लेवल्स किया था। उसके बाद मैं इस्लामाबाद नस्ट यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की। 4 साल के प्रोग्राम के बाद ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम मिला। तो यूनिवर्सिटी में आपको, जब आप कराची से इस्लामाबाद के, आप एक मम्मी डैडी से बच्चे थे तो कैसे एडजस्ट किया आपने नस्ट के अंदर, क्योंकि वो तो काफ़ी डाइवर्स एनवायरनमेंट है वहाँ। जी बिल्कुल, मेरे लिए काफ़ी बड़ा चेंज था क्योंकि मैं अपनी मदर के काफ़ी क्लोज था। जब 18 साल पर यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ तो उससे पहले मेरी कोई ज़्यादा ख़ास ओपिनियन नहीं थी। मैं अपनी नज़र से चीज़ें नहीं देखता, अपनी माँ की नज़र से देखता था। आई वाज वेरी क्लोज टू हर। समझ लें कि उन्होंने मुझे काफ़ी पैम्पर किया हुआ था। जर्नी शुरू हुई जब मैं कराची से इस्लामाबाद, जो कि मेरे लिए एक नया एडवेंचर था, नया चैलेंज था और मेरे दिमाग में नहीं था कि क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे, लेकिन दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी बेसिकली। काफ़ी डाइवर्स माहौल था, कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग अलग था। कोई गांव देहात से था, कोई शहर से था। यूनिवर्सिटी के फारिग होने के बाद ग्रेजुएट्स अक्सर स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए। जी तो आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया और कैसे आपको अपॉर्चुनिटी फौरन मिल गई और कैसे फिर आपकी ये ग्रोथ की जो लैडर है इसके ऊपर आप चढ़ते चले गए। ऑब्वियसली काफ़ी खुशकिस्मत रहा हूँ मैं, तो मुझे ग्रेजुएट करने के बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अल्लाह ताला ने वक्त पे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करा दी। उन्होंने कुछ माह की ट्रेनिंग दी, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मिडल ईस्ट भेज दिया। मिडल ईस्ट मेरे लिए ऑब्वियसली एक और चेंज था, जिस तरह कराची से इस्लामाबाद तो फिर पाकिस्तान से कतर, एक नया चेंज। यानी आपको अगर मैं समराइज करूं इसको, तो ये एक पैम्पर्ड एनवायरनमेंट से निकले, मम्मी डैडी बर्गर फैमिली से, फिर ये यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ पे बहुत डाइवर्स लोगों से मिले, उसको इन्होंने ऐसा ऐसा ओवरकम किया उस चैलेंज को, और फिर एक उससे भी ज़्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट में मुल्क से बाहर इनको आना पड़ गया। लेकिन आपने हेजिटेट नहीं किया क्योंकि आप समझते थे कि ये आपकी कैरियर के लिए ये फियर को ओवरकम करना ज़रूरी था। जी बिल्कुल लाजमी। जाहिर है जब पाकिस्तान में आप बैठे होते हैं तो मिडिल ईस्ट आपको बाहर की दुनिया जो है वो बहुत बड़ी लुक्रेटिव लगती है, बड़ी आपको ड्रीमी लगती है। जबकि रियलिटी, आप अगर इधर रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट। कतर में मैं आपसे शॉर्ट स्टोरी शेयर करूंगा। पहले दिन कतर लैंड किया। जाहिर है जब आप सफ़र करते हैं तो आप उस दिन काफ़ी थके होते हैं। तो मैं रात के 2 बजे कतर पहुंचा कराची से। 3 घंटे की फ़्लाइट थी। कंपनी का ड्राइवर लेने आया हुआ था, एक बड़ी पोस्टर थी उसमें मैं अकेला था। मैंने अपना सामान वगैरह उधर डाला और वो मुझे अब रिहाइश पे ले गए। जब रिहाइश पे लेके गए तो वहाँ पता चला कि वो लेबर कैंप है। मैंने हेजिटेट नहीं किया, मैंने कहा मुझे सोना ही है, एक बेड चाहिए, एक स्पेस चाहिए, चले जाएंगे कोई बात नहीं। तो जब अंदर गए तो वहाँ पे 4 ऑलरेडी लोग सो रहे थे, कोई खराटे ले रहा था और बड़ा क्रैम्प्ड अप सा रूम था, छोटा सा, उसमें एक बेड स्पेस था। मैं खैर क्योंकि बहुत थका हुआ था तो मैंने बिल्कुल कंप्लेन नहीं की। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, मैं सोता हूँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। मैंने सामान डाला, मैं सोया इन दी एक्सपेक्टेशन कि मैं सो पाऊंगा लेकिन इत्तेफाक से मुझे जैसे ही मैं लेटा, मुझे उधर खटमल लड़ना शुरू हो गए। अच्छा। और वो पूरी रात मुझे लड़ते रहे। हालांकि रात ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो गई क्योंकि खटमल मुझे काटते रहे पूरी रात। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक हमें स्टोरी ये छोटी सी सुनाई है, क्योंकि इससे मैं खुद भी रिलेट कर सकता हूँ। जब मैंने आज से 17-18 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया था, तो ये तो लकी है, इनको 3 लोग मिले, मेरे कमरे में 7 लोग थे और 8वां मैं था।
बट एनीवे इन तमाम हर्डल्स को, स्ट्रगल्स को, चैलेंजेस को आप जब ओवरकम कर लेते हैं तो फिर आपकी जो है वो सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि कभी भी किसी सिचुएशन से घबराइए मत। ऊपर से शायद वो आपको थोड़ा सा डरा दे, लेकिन घबराएं नहीं, कंप्लेन ना करें और एक्सेप्ट करें चीज़ें जैसे हैं। जो भी सिचुएशन है, अगर आप उसमें डाल दिए गए या फंसा दिए गए या फंस गए, इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर और आप उससे बहुत कुछ सीख के आगे निकलेंगे। दूसरा ये है कि जाहिर है जब आप इंजीनियर हैं और कल को आपने लेबर को लेके चलना है साथ, तो अगर कुछ रातें आपने लेबर के साथ गुजार ली हैं तो इट्स वर्थ इट, यानी यू विल अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टीज बेटर। अब जब आप मैनेजर बनेंगे, आप बॉस बनेंगे, सुपरवाइजर बनेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि आपने इसके अंदर चेंज लेके आनी है, क्योंकि उस डिफिकल्टी से आप खुद निकल के आएंगे। बस उसके बाद मैं वहाँ पे काम शुरू किया। मैंने तकरीबन 2.5 साल मैंने उधर काम किया। काफ़ी टफ एक्सपीरियंस था। काफ़ी लोग नए इंजीनियर की हेल्प करना नहीं चाहते, लेकिन मुझे अगेन खुशकिस्मती से एक अच्छी टीम मिल गई। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टफ था, मुश्किल था, लेकिन मैंने ये सोचा कि 2.5 साल हो गए, मैं अब पढ़ाई की तरफ वापस जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मैं मास्टर्स करने जाता हूँ इंजीनियरिंग में। मैंने कनाडा एज अ डेस्टिनेशन चूज़ की और अपनी कुछ पसंद यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। उनमें इत्तेफाक से एडमिशन भी हो गया। तो कनाडा को मैं उस वक्त एज माई ओनली डेस्टिनेशन, एज माई अल्टीमेट गोल देख रहा था कि मैं वहाँ जाके एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करूँगा। पाकिस्तान जाके जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। एकदम थोड़ा सा शॉक लगा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने फिर अप्लाई किया। मैंने कहा कोई अगर गैप्स हैं प्रीवियस एप्लीकेशन में तो वो मैं देख के आराम से पूरे कर देता हूँ और दोबारा अप्लाई करता हूँ। फिर रिजेक्ट हो गया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कनाडा तो मैं जा ही नहीं सकता। अच्छा। उन लोगों ने ही मेरे दरवाजे बंद कर दिए। तो ये हुआ ये इनके साथ, ये एक लगी लगाई जॉब छोड़ के अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के चक्कर में मुल्क में वापस आए पाकिस्तान में, और वहाँ पे इनके ड्रीम चकनाचूर हो गए जब इनके कनाडा के वीज़े 2 दफ़ा रिजेक्ट हो गए। तो अब इनके ऊपर तमाम रास्ते ऐसे लगता था कि बंद हो गए। लेकिन अब आप ये बताएं कि उन बंद दरवाज़ों को आपने कैसे खोला और दोबारा से अपनी तरक्की का सफ़र शुरू किया? मैंने फिर ये रियलिटी एक्सेप्ट की और मैंने पाकिस्तान में काम ढूंढना शुरू किया। रोज़ अप्लाई करता था, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस, इंटरव्यूज़ की कॉल्स आई काफ़ी। मिडल ईस्ट भी अप्लाई करता था, फ़ोन कॉल्स भी करता था लोगों को। बहुत रिजेक्शंस हुई, नो प्रॉब्लम, आई केप्ट गोइंग। और इसी तरह एक वन फाइन डे मैंने लिंक्डइन पे एक पोजीशन आई थी, उसके लिए अप्लाई किया। रात को सो गया, सुबह उन्हीं की कॉल से उठा। उसने मुझे कहा कि जी आपका आधे घंटे के बाद इंटरव्यू शेड्यूल किया है हमने और इंटरव्यू लेने वाले मुजाहिद अख्तर होंगे। तो मुझे तो उस वक्त इनका ऑब्वियसली पता नहीं था। आधे घंटे के बाद इनकी कॉल आई। इन्होंने मेरे बारे में थोड़ा सा इन्फो लिया, 2-4 बेसिक सवाल पूछे। इन्होंने कहा कि जी रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, आप कब ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। इन्होंने सेम डे एट द एंड ऑफ द डे अपनी मर्जी की ऑफर मुझे दे दी। मैंने वो एक्सेप्ट की। विद इन अ मंथ मुझे अबू धाबी आना हो गया और मैंने काम स्टार्ट किया। और लेकिन यहाँ पे मैं बताता जाऊँ, एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल गलत बताई है। ये इंतहाई बुरा इंटरव्यू इन्होंने दिया, लेकिन एक चीज़ की वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया, वो था इनका पैशन कि ये कुछ करना चाहते थे। ही वांट टू रिज्यूम हिज कैरियर। इंटरव्यूअर होता है, वो देखता है कि बंदे की नीड क्या है, वो कितना पैशनेट अपनी जॉब से मतलब और कितना इंटरेस्टेड है आगे बढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो वो डिसीजन था उस वक्त वो बिल्कुल सही था। आई फाउंड अ जेम, और इन्होंने वो साबित किया अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से। बहुत मेहनत की, विदाउट हेजिटेटिंग, विदाउट कंप्लेनिंग काम किया। आज 6 साल हो गए मैं इधर ही हूँ। ऑब्वियसली आई हैव चेंज्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन तो वो जो सफ़र इन्होंने आज से 6-7 साल पहले चंद हज़ार दिरहम से और जूनियर पोजीशन से शुरू किया था, माशाल्लाह आज आप हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं। हम कहने का मकसद ये है, ये एक बेसिकली हम इसको एज अ पार्ट ऑफ इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं दूसरे लोगों के लिए कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। वक्त के साथ साथ आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास पोजीशन भी आएगी। तो कैरियर का तो आपने बता दिया, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं हमेशा से आपको कहता हूँ। आप एक फोटोजेनिक
चेहरे और बॉडी के मालिक हैं, मॉडलिंग वाला कैरियर क्यों नहीं स्टार्ट करते? अगेन आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस नज़र से देखा कि मैं मॉडल बन सकता हूँ। मैं पर्सनली मैं नहीं समझता कि मैं एक मॉडल बनने की जो स्किल सेट है या क्राइटेरिया वो मेरे पास है। ऑनेस्टली मैं कभी इस फील्ड में सोचा ही नहीं इसके बारे में। आई थिंक आपको परस्यू करना चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आर यू रेडी फॉर मॉडलिंग? अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आई डोंट माइंड गिविंग अ शॉट। अब आप ये बताएं कि एक मम्मी डैडी या बर्गर बच्चे होने के हिसाब से कैसे आपने अपने आप को उस एनवायरनमेंट से निकाला जो पैम्पर्ड एनवायरनमेंट है, और कैसे अपने पाँव पे खुद खड़े हुए? जो आपके मम्मी डैडी या बर्गर बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आपको ख्याली पुलाव या इमेजिनेशन में या ख्वाबों की दुनिया में रहना बहुत अलग है रियलिटी से, और वो काफ़ी आपके लिए शॉकिंग और मुश्किल भी साबित हो सकता है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना, आप कहाँ खड़े हैं, आप उधर से ही देखें, किसी और की नज़र से दुनिया ना देखें। कंप्लेन ना करें, किसी भी सिचुएशन में आप हों तो कंप्लेन बिल्कुल ना करें, कंप्लेन आपको नेगेटिव कर देती है। शॉर्टकट्स ना ढूंढें, हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। आपका भी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, और देन द वर्ल्ड इज योर। अब आप ये बताएं, जो लड़के लड़कियां इस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करके फारिग होने वाले हैं, उनके लिए आप चंद एक टिप्स हमें बताएं कि अगर वो फॉलो कर लें तो वो अपनी बुनियाद रख देंगे कामयाबी के लिए। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, आप यूनिवर्सिटी के जो चार साल होते हैं उसमें आप काफ़ी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। आपको लगता है कि जी आप ग्रेजुएट करते ही शायद नासा में साइंटिस्ट लग जाएंगे, या आप माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, या आपका गूगल में बहुत ज़बरदस्त ऑफिस होगा और आपकी खिड़की से स्विमिंग पूल नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट। नेटवर्क करें, ऑनेस्ट रहें, जो आप कर सकते हैं वो बताएं, जो आप नहीं कर सकते उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक नया ग्रेजुएट कैन बी मोल्डेड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, बहुत सारे करियर पाथ्स ले सकता है। अपने ऑप्शंस ओपन रखें, फिक्स मत हो, और कोई पता नहीं आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाए। और इसके साथ साथ आपके पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, आप अप्लाई करें, एंडलेसली अप्लाई करें, रेलिवेंट पोजीशंस पे फोकस रखें। इसके साथ साथ आप नेटवर्किंग करें, अपना भले आपका शॉर्ट सा लिमिटेड सा नेटवर्क हो, इट कैन ऑलवेज बी एक्सपैंडेड, उसको हमेशा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहें, नए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, अडेप्ट करें टाइम के साथ साथ। जो चीज़ 10 साल पहले थी वो आज आउटडेट हो गई है, और अपने ऊपर कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें, नई स्किल्स ऐड करते हैं। बड़ी अच्छी आपने बातें की कि आज के दौर में कनेक्ट करना लोगों के साथ बड़ा हेल्पफुल है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट रखें, अपने आप को अपडेट रखें नई टेक्नोलॉजी के साथ, कॉन्टीन्यूसली अप्लाई करते रहें, ऑनेस्ट रहें, फोकस रहें गोल्स के ऊपर। आप आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो, ये हमारा इंटरेक्शन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, आप इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपको इनकरेज करके रखता है। मेरे तो ये दोस्त हैं, तो मुझे पता है कि ये मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के तौर पे हैं। आप लोग इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको ये इंगेज रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, इनकरेज रखेंगे। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई, आपने हमें टाइम दिया। टेक अवे है वो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, और अगर इवन आप मम्मी डैडी बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, अपनी शनाख्त बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।